आओ शुरू करते हैं हम लोग नया चैप्टर दैट इज कॉल्ड क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। लॉ में एक चैप्टर है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एनआई एक्ट जिसको बोलते हो। उसमें आप लोग पढ़ते हो कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर तीन चीजें आती हैं। एक तो आता है क्या, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। तो तीन चीजें कवर होती हैं किसमें, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें दो चीजें आ रही हैं। एक तो आ रहा है वर्ड क्या, निगोशिएबल, और एक वर्ड क्या आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट। तो निगोशिएबल का मतलब होता है निगोशिएबल का मतलब होता है जिसको आप क्या कर सकते हो, एक्सचेंज, मतलब इसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, निगोशिएबल। मतलब खाली निगोशिएबल का अर्थ बताएं तो निगोशिएबल तो क्या होता है, जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं, निगोशिएबल। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है रिटर्न। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको आप फर्दर ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांसफर कर दोगे तो वो उसका हो जाएगा एक तरीके से, समझो तो ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, निगोशिएबल। इसके अंदर तीन चीजें आती हैं। एक आता है प्रोमिसरी नोट, एक आता है क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और तीसरा क्या आता है, चेक। चेक में दो ही चेक आती हैं, एक आती है चेक पेबल टू ऑर्डर, और एक आती है क्या, चेक टू द बियरर। दो ही चेक आती हैं, बाकी क्रॉस चेक वगैरह इसमें कवर नहीं होती। ठीक है, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में दो तीन चीजें आती हैं, एक प्रोमिसरी नोट, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और तीसरा क्या है, चेक, आइदर पेबल टू ऑर्डर और आइदर पेबल टू बियरर। ठीक है, अब हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो हम लोग को केवल ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, चेक नहीं पढ़ना और प्रोमिसरी नोट नहीं पढ़ना है। लो भैया, धन्यवाद। ठीक है, फिर यहां से एमसीक्यू बन जाएगा कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज की है, तो उसकी परिभाषा किस सेक्शन में लिखी। ठीक है, तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की है, इसकी जो डेफिनेशन दी गई वो किस सेक्शन में दी गई है, सेक्शन 5 में। डेफिनेशन तो नहीं याद रखना, लेकिन ये याद रखना है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन सेक्शन 5 में डिफाइन करी गई। छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ती हैं एमसीक्यू पेपर लिखने से पहले। तो अब तक दो सवाल बन गए हैं कि एक तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है, तो तीन चीजें आती हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। और दूसरा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन किसमें लिखी है, सेक्शन 5 में लिखी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कुछ नहीं होता, एक पीस ऑफ पेपर है जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में काम में आता है। जैसे एग्जांपल समझना, मान लीजिए हमारी दुकान पे कोई आता है और उसने कहा कि भाई साहब हमें सामान दे दीजिए 20,000 रुपए का, हम पैसे आपको बाद में दे देंगे। तो हमने कहा भाई जान ना पहचाना, ऐसे कैसे 20,000 का सामान दे दें। कोई जान पहचान की होती तो चलो भाई ठीक तक, इनका घर जानते हैं, द्वार जानते हैं, जाके अपना ले लेंगे। लेकिन जान ना पहचान और 20,000 का उधार माल दे दें, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, नहीं। पॉसिबल कैसे होता है, या तो वो हमको क्या कर दे, एक चेक बना के दे दे। तो चेक एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। जैसे कोई चेक आपको काट के देता है तो उसके बाद आपके पास एक लीगल राइट आ जाता है कि इतना पैसा तो उसको देना ही पड़ेगा। नहीं देता है तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर उसके ऊपर एफआईआर हो सकती है। आपने गलती से अगर मान लो चेक दे दी और उसका पैसा आपने नहीं दिया, तो वो आपके ऊपर क्या कर सकता है, कोर्ट केस तक कर सकता है उस चेक के बिहाफ पे। तो जैसे वो देगा तो इसका मतलब हमारे पास लीगल राइट आ जाएगा कि भैया हमने आपको कुछ बेचा है तभी तो आपने चेक दिया, फर्जी में कोई चेक बना थोड़ा देता है। वरना बाद में आदमी मुकर जाए, कुछ ना दे के जाए, कहते भाई हम सामान नहीं ले गए इनके यहाँ से, तो आदमी क्या कर लेगा उसमें। अगर ये कह दे कि हम सामान ही नहीं ले गए इनके यहाँ से, तो फिर आप क्या ही कर सकते हो। तो एक तो तरीका होता है कि उससे हम क्या कर लें, चेक ले लें पोस्ट डेटेड। पोस्ट डेट का मतलब है कि अभी उसके पास पैसा नहीं है, तो हमने कहा भाई 15 दिन बाद की डेट डाल के दे दो, क्या दिक्कत, 15 दिन बाद निकाल लेंगे पैसा। लेकिन उसने कहा कि भाई चेक नहीं दे सकते, हम हमारा अकाउंट नहीं है, फलाना धमाका समझाने लगा। तो हमने कहा भाई इसका दूसरा तरीका है कि हम आपके ऊपर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखेंगे। उसमें हम लिखेंगे कि हम आपको क्या सामान बेच रहे हैं, आज की तारीख, हम अपना नाम, किसको बेच रहे हैं, तुम्हारा नाम। मान लो हमने किसी श्याम को बेचा, तो हम लिखेंगे हम अमित जायसवाल श्याम को 20,000 रुपए का माल, क्या माल है वो भी लिखेंगे।
आज की तारीख में बेचने, आज की डेट डाल देंगे। फिर आगे लिखेंगे कि ये पैसा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने, जो भी समय दिया गया होगा उसको, अब वो मान लो 1 महीने का समय मांग रहा है, तो कि 1 महीने बाद देने का क्या करना है, ये वचन दे रहे हैं हमको, ऐसा लिख देंगे इंग्लिश में। तो उसके बाद क्या है, एक कोने में खुद के साइन कर देंगे और एक कोने में श्याम बाबू के, जिनको सामान बेच रहे हैं उनके साइन करा लेंगे। और इस पूरे पेपर को क्या बोलते हैं हम लोग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर ऐसा करा लिया गया तो हमारे पास फिर से लीगल राइट आ जाता है कि इस पेपर को दिखा के हम इनसे पैसा वसूल सकते हैं अपना, और नहीं देंगे तो कोर्ट कचहरी होगी, पैसा तो लेंगे ही लेंगे। तो इसी पेस ऑफ पेपर को क्या कहते हैं हम लोग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। पहली बात तो भाई इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, तो पहला एलिमेंट है कि भैया ये राइटिंग में होना चाहिए। ओरल थोड़ी ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन सकता है कि भैया हमने कहा वचन देते हो, उसने कहा हाँ हाँ देते हैं, बाद में मुकर जाए आदमी। तो ओरल बातों कोई मतलब नहीं है, तो जो भी है लिखा पढ़ी में होना चाहिए। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो एसेंशियल एलिमेंट है, पहला क्या होना चाहिए, वो राइटिंग में होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, अनकंडीशनल। उसमें ये ना लिखे कि भैया 1 महीने में अगर पैसा आ गया तो दे देंगे, गेहूं कट गए तब पैसा दे देंगे, समझ लो, हमारी सैलरी आ गई तब हम पैसा देंगे, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। ठीक है, साइंड बाई मेकर, कौन साइन करता है इसमें, तो जो हम बना रहे हैं तो हम साइन करेंगे, यहां सिग्नेचर करेंगे। दूसरी पार्टी भी साइन करती है, लेकिन उसको सिग्नेचर नहीं बोलते, उसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं, कि हमने जो लिखा है तुम इसको एक्सेप्ट करो। तो सिग्नेचर करके ही तो एक्सेप्ट करेगा, लिख देता है एक्सेप्टेड बाई, अपने साइन मार देता है। लेकिन उसके सिग्नेचर को हम लोग सिग्नेचर नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, कि जो हमने लिखा है उसको ये बात मान रहा है, उसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं। तो साइन कौन करता है इसमें, मेकर, और एक्सेप्टेड बाई कौन कर लेता है इसको, ड्राइव। ठीक है, इसमें जो ये बिल बनाता है इसको बोलते हैं ड्रॉर। ठीक है, जिसको पैसे लेने हैं वो ये बिल बनाएगा, उसी को मेकर ऑफ बिल या फिर क्या बोलते हैं, ड्रॉर। और जिसके ऊपर ये बिल लिखा जा रहा है, जो इस बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉई। अब ये बिल हमेशा किसी स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर लिखा जाएगा। हमने लिख दिया कि हम 20,000 का सामान दे रहे हैं, इसका पैसा देने का वचन देते हैं, उसका नाम तो लिखो, कौन वचन दे रहा है तुम्हें। तो हमेशा किसी स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर लिखा जाता है, इसमें किसी कंपनी के ऊपर नहीं लिख देते हैं कि रिलायंस कंपनी हमको 20,000 देने का वचन देती, नहीं, एक नेचुरल इंसान के ऊपर लिखा जाता है। तो किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ड्राफ्ट किया जाता है, स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर ड्राफ्ट किया जाता है। तो श्याम को सामान बेचेंगे तो श्याम के ऊपर बिल लिखेंगे, सुंदर को बेचेंगे तो सुंदर के ऊपर लिखेंगे, नंदू को बेचेंगे तो नंदू के ऊपर लिखेंगे। तो किसी न किसी स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर लिखा जाता है, फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी। एग्जैक्टली लिखना पड़ता है भाई कितने रुपए का सामान बेचा, वरना लिख दो सामान बेचा और बाद में कह दो 1 करोड़ रुपए हो गए, 2 करोड़ रुपए हो गए, तो आदमी कहां भरता फिरेगा। या सामने वाला कह दे कि नहीं भाई हम तो 10 ही रुपए का सामान ले गए थे। तो स्पेसिफिक सम ऑफ मनी लिखना पड़ता है कि भाई कितने रुपए का हम बिल लिख रहे हैं, जिससे बाद में कुछ दिक्कतें ना आए। इस मस्ट बी डेटेड, क्योंकि हमेशा इसमें लिखा जाता है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद पैसा देगा। अब जोड़ोगे कहां से, अगर आज की डेट डाले होगे तभी तो आदमी समझ पाएगा कि यहां से 2 महीने, यहां से 3 महीने, यहां से 1 महीना। तो हमेशा इसमें डेट डालना जरूरी होता है, तो उसमें डेट भी डाली जाती है। इट मस्ट बियर क्या, रेवेन्यू, रेवेन्यू स्टैम्प जानते हो, दिखा देते हैं तुम लोग को। छोटे से स्टैम्प टिकट नहीं होते हैं, उसी को रेवेन्यू स्टैम्प बोलते हैं। ये चिट्ठी उट्ठी आती होगी तो ऐसा लग के आता होगा, इसी को क्या बोलते हैं। तो जिस पीस ऑफ पेपर पे लिखा जाता है कोने में टिकट चिपकाया जाता है, राजस्व विभाग का होता है, तो उसको चिपकाना होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू स्टैम्प। तो इट मस्ट बियर क्या लगना चाहिए इसके अंदर, रेवेन्यू स्टैम्प लगनी चाहिए, ये वाली, इसी टिकट को रेवेन्यू स्टैम्प बोलते हैं। तो आई थिंक समझ गए होंगे इसकी कहानी, क्योंकि हमको आपको पहले भी बता चुके हैं। देखो अगर स्टैम्प पेपर बनाना है तो फिर रेवेन्यू स्टैम्प का कोई मतलब नहीं, तो ये नॉर्मल पेपर पे ही बनता है, बस रेवेन्यू स्टैम्प अलग से लगाई जाती है। तो किसी भी पीस ऑफ पेपर पे बनाया जा सकता है। पहले भी आपको बताया जा चुका, आज फिर बताया दे रहे हैं कि जो अकाउंट्स का पेपर आता है इसमें ये मान के चलो कि लगभग 70% क्वेश्चन थ्योरेटिकल रहते हैं।
आदित्य ने पेपर दिया है, इनसे पूछ सकते हो। ज्यादातर अकाउंट्स में जो क्वेश्चन आते हैं क्या होते हैं, थ्योरी वाले। 30% जो पेपर रहता है वो प्रैक्टिकल होता है। तो मतलब अकाउंट्स में तो आदमी अगर प्रैक्टिकल ना भी करके जाए, सारी थ्योरी पढ़ के चला जाए, तब भी पास हो सकता है। तो अकाउंट्स में खासकर फाउंडेशन लेवल में थ्योरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रैक्टिकल, इतना तुम समझ सकते हो। तो इसलिए थ्योरी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अकाउंट्स में कि कहते भाई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, खाली सवाल सवाल लगा के पहुंच गए, पास नहीं, फेल हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा। तो थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक चीज डिटेल में बताते चल रहे हैं आपको थ्योरी में। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भैया पार्टी कितनी होती है, तो पार्टी होती है 3। एक हो गया ड्रॉर, एक हो गया ड्रॉई, और एक तीसरा क्या हो गया, पे। ड्रॉर तो समझ गए, जो बिल को ड्रॉ करता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉर। जिसके ऊपर बिल लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉई। ठीक है, तो सिंपली समझ लो कि भाई जो सेलर है वो क्या हो गया, ड्रॉर, और जो बायर है वो क्या हो गया आपका, ड्रॉई हो गई। पेई वो पर्सन होता है जिस पर्सन को इस बिल का अमाउंट मिलेगा। ठीक है, इस बिल का अमाउंट किसको मिलेगा। अब कहोगे कि सर भाई सामान आपने बेचा है तो पैसा किसको मिलना चाहिए, हमें। तो मतलब इस हिसाब से तो ड्रॉर ही पे ही हुआ, शक्तिमानी गंगाधर है, समझ लो। तो जो ड्रॉर हुआ वही क्या हुआ, पे। लेकिन हर केस में ड्रॉर पे नहीं होगा, इसलिए क्या लिखा है, ही मे बी ड्रॉर हिमसेल्फ, और इसका मतलब क्या हुआ है समझो, क्योंकि ये जो बिल होते हैं ट्रांसफरेबल होते हैं। श्याम ने, हमने श्याम के ऊपर बिल लिख दिया, श्याम ने भैया ने क्या कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। हम इस बिल को किसी और को पकड़ा सकते हैं। मान लो किसी से हमको पैसे देने हैं उसको, तुमने कहा भाई ये बिल ले लो। अब श्याम उस आदमी को पैसे देंगे, समझ लो। इसको बोलते हैं हम लोग इंडोर्समेंट ऑफ बिल। बिल को ट्रांसफर करने को क्या बोलते हैं, तो बिल को हम किसी थर्ड पार्टी को भी दे सकते हैं, और ऐसे में जिसके पास बिल होगा सुंदर बाबू उसी को पैसा देंगे। मतलब जो ड्रॉई है वो किसी इंसान को नहीं पहचानता है, वो अपने द्वारा एक्सेप्टेड बिल को पहचानता है। जो बिल दिखाएगा सुंदर की लायबिलिटी है कि उसको पेमेंट दे दे, क्योंकि सुंदर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि पैसा देंगे, अपना बिल जिसमें हमने साइन किया, एक्सेप्ट किया है, उसको वापस लेके फाड़ के फेंक देंगे। इसके बाद मुझसे कोई फिर लीगली पैसे नहीं मांग सकता। तो जो उनको पीस ऑफ पेपर ला के दे देगा उसको पैसा थमा देंगे। ठीक है, तो ड्रॉई ड्रॉर को पेमेंट नहीं करता, किसको पेमेंट करता है, जिसके पास वो बिल होगा। और जिसके पास बिल होगा वही पैसा लेने का राइट रखता है, और उसी इंसान को पेई कहते हैं। तो अगर मैंने बिल को किसी को इंडोर्स नहीं किया तो उस केस में मैं ही ड्रॉर हो गया, मैं ही पेई हो गया। अगर मैंने किसी को बिल इंडोर्स कर दिया है तो ड्रॉर तो मैं ही रहूंगा, पेई वो इंसान बन जाएगा। ठीक है, तो तीनों पार्टी समझ गए होंगे कि ड्रॉर क्या होता है, ड्रॉई क्या होता है, और तीसरा पेई क्या होता है। समझिए बेटा, आगे चलते हैं। इनके अलावा लेकिन एमसीक्यू में अगर आता है कि पार्टी कितनी होती बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, तो आंसर क्या टिक करोगे, 3। इनके अलावा और भी पार्टी होती है, लेकिन एमसीक्यू में अगर सवाल आ गया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भैया कितनी पार्टी होती है, 1 2 3 4, तो टिक हमेशा क्या करोगे, 3 पार्टी। ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए 3 पार्टी ही आप टिक करोगे, इस बात का ध्यान रखना। इनके अलावा कुछ पार्टी और होती हैं, इंडोर्सर, इंडोर्सी, और एक क्या हो गया, बेयरर। ये क्या होता है, इंडोर्सर वही व्यक्ति हो गया जो ट्रांसफर कर रहा है। तो जो ड्रॉर है उसने क्या किया, हमने ड्रॉर ने ट्रांसफर कर दिया, मान लो सी को दे दिया, तो हम इंडोर्सर हुए। जिसको ट्रांसफर किया गया उसको इंडोर्सी बोलते हैं। बस ट्रांसफर को यहां ट्रांसफर नहीं बोलेगा, इंडोर्समेंट बोलेगा। तो जिसको बिल इंडोर्स किया जाएगा उस इंसान को इंडोर्सी कहते हैं, और जो बिल को इंडोर्स करता है उसको क्या बोलते हैं, इंडोर्सर कहते हैं। ठीक है, बियरर क्या होता है, हाँ बेटा बिल्कुल, ड्रॉर ही इंडोर्सर होता है। ठीक है, ड्रॉर ही तो बिल को ट्रांसफर करेगा, तो ड्रॉर इंडोर्सर हो गया, और जिसको बिल दिया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, इंडोर्सी। बियरर वो इंसान होता है जिसके पास फिजिकली बिल मौजूद है, जिसके पास, जिसके हाथ में बिल है, उसको क्या बोलते हैं, बियरर। थोड़ी देखने के, मान लो हमसे किसी ने बिल मांग लिया, हमने किसी को ट्रांसफर नहीं किया, ठीक है, लेकिन आदित्य कहने लगा सर बिल देखिए थोड़ी देर के लिए, तो बिल इनके हाथ पहुंच गया, तो ये बेरर हो गए। या कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रॉर तो हम है, लेकिन हम खुद पैसा श्याम से लेने नहीं जा रहे हैं, तो हमने अपने क्या है, एक एम्प्लॉय को भेज दिया, तो जितने समय उसके पास पैसा है श्याम उसको पैसा देंगे।
तो वही क्या हो जाता है, बेयरर हो जाता है। बेयरर का मतलब तो धारक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, धारक, मतलब जो धारण करके बैठा है बिल को, तो क्या बोलते हैं, धारक। जैसे आभूषण धारण करते हो, कपड़े लत्ते धारण करते हो, वैसे बिल किसके पास है, बिल किसने धारण कर रखा है, किसके हाथ में बिल है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेयरर। तो जिसके पोजेशन में बिल होता है उसी को क्या बोलते हैं, बेयरर। और जिसके पोजेशन में बिल होता है उसी को आखिरी में पैसा मिलता है। हाँ, बिल गायब तो पैसा नहीं मिलेगा। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज अलग अलग टाइप के होते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें एक है भैया डॉक्यूमेंट्री बिल, एक है क्लीन बिल, एक है डिमांड बिल, एक है यूसेंस बिल, एक है इनलैंड बिल, फॉरेन बिल, ट्रेड बिल, और सबसे लास्ट में क्या है, एकोमोडेशन बिल। तो एक एक करके बता रहे हैं, पहले इनका मतलब समझ लो। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, जैसे कोई फॉर्म वॉर्म भरते होगे, एग्जाम फॉर्म भरा या कुछ भी भरा ना, सीएमए एग्जाम फॉर्म में तो नहीं डॉक्यूमेंट अलग से मांगता, उसमें भी मांगता है, अटैच करने के लिए बोलता है, कहते फोटो अटैच करो, सिग्नेचर अटैच करो। जब एडमिशन कराते हो तो डॉक्यूमेंट लगते हैं, 10th की मार्कशीट लगाओ, 12th की मार्कशीट लगाओ ना। तो इसका मतलब वो फॉर्म क्या है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म है, इसके अंदर फॉर्म के साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी लगाने पड़ेंगे। और जिस फॉर्म के अंदर कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाने पड़ते उसको बोलते हैं क्लीन फॉर्म। यही चीज बिल में लेके चले जाओ। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में का कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लगे हैं, हमारा आधार, उसका आधार, हमारा पैन, उसका पैन, फिर जो हमने इनवाइस काटी थी, सामान बेचा होगा तो एक इनवाइस काट के दी होगी, उस इनवाइस की फोटो कॉपी, तो ये सब लगाए जाते हैं। अगर ऐसा लगा रहे हो बिल के पीछे तो उस बिल को क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंटेबल। और ऐसा कुछ नहीं लगा रहे हो तो क्या बोलेंगे, क्लीन बिल। ठीक है, ये दोनों समझ गए। अब ये दोनों समझ लेते हैं, ई और एफ। अगर जो ड्रॉर और ड्रॉई है वो दोनों एक ही कंट्री के निवासी हैं, मतलब पेबल है इन वन कंट्री, तो इनलैंड बिल्ड है। और अगर पेबल है कहाँ, आउटसाइड इंडिया, हम किसी ऑस्ट्रेलिया वाले बंदे के ऊपर बिल लिख रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया बंदा मेरे ऊपर बिल लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, फॉरेन। हम किसी इंडिया वाले बंदे के ऊपर बिल लिख रहे हैं या वो मेरे ऊपर लिख रहा है, इनलैंड बिल। समझ गए होंगे, ठीक है। एक होता है ट्रेड बिल। ट्रेड बिल का मतलब है व्यापार में बिल लिखा जा रहा है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, कि हम आपको सामान बेच रहे हैं, हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं, इसलिए बिल लिखवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड बिल। एक एकोमोडेशन बिल होता है, जहां पे कोई रियलिटी में सामान नहीं बेचा गया लेकिन फंड्स की नीड है। तो एक ये भी तरीका होता है कि जैसे मान लीजिए हमें पैसे की जरूरत है और इनको पैसे की जरूरत है, मिस्टी को, तो हमने कहा कि मिस्टी हम तुम्हारे पर एक बिल लिख देते हैं, और तुम बिल को क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो। और इस बिल के एवज में बैंक से लोन लिया जा सकता है, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। मतलब बिल दिखा देंगे, बिल इस बात का सबूत है कि मिस्टी हमको पैसा देना चाह रही, मिस्टी से पैसा लेना है। अब बैंक को तो नहीं पता कि रियलिटी में सामान बेचा है, मिस्टी क्यों नहीं बेचा। इस बिल को बैंक में दिखा सकते हैं तो उसको लग जाएगा भाई इनके पास पैसा आने वाला है, 1 लाख रुपए, 1 लाख का सामान बेचा इन्होंने, या जो भी लिख दिया उसमें, 1 लाख रुपए लेने मिस्त्री से। तो बैंक इसको रख के क्या कर देगा, लोन दे देगा हम लोग को। बस इसको लोन नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, बिल को डिस्काउंट कराना बोलते हैं। तो बिल दे दोगे बैंक के पास, बिल गिरवी रख जाएगा, और बैंक 1 लाख है तो थोड़ा कम 70,000 80,000 क्या दे देगा, आपको दे देगा। 70-80,000 नहीं देता, थोड़ा सा पैसा काटता है इंटरेस्ट का, क्योंकि देखो अगर हम बिल मिस्त्री के ऊपर लिख रहे हैं 2 महीने का, तो बैंक को तो 2 महीने बाद पैसे मिलेंगे ना, और बैंक हमको पैसे कब दे रहा है, आज दे रहा है। तो 2 महीने का ब्याज बैंक काट लेता है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा 10-12%, उसके हिसाब से 2 महीने का जो बनता है 1,000-2,000 रुपये वो काट लेगा, हमको 98 दे देगा, और 2,000 रुपये उसका प्रॉफिट हो गया एक तरीके से, और बाद में मिस्त्री उसको 1 लाख रुपए देंगी। ठीक है। अब जब हम लोग के पास पैसा आ जाता है तो हम लोग आपस में बांट लेते हैं, फिर जब 2 महीने बाद बैंक को पैसा देना होगा तो मिला के दोनों लोग दे देंगे। तो मान लो 98 का आधा आधा 49 बांट लिया गया। अब जब बैंक को देना होगा 1 लाख तो 50-50 दे देंगे। 2,000 का जो नुकसान हुआ 1,000 मिस्त्री सह लेंगे, 1,000 हम सह लेंगे, लेकिन काम तो चल गया। अभी पैसे की जरूरत थी, समझो भाई, लोन आदमी या कोई चीज ऐसे लेता है किस लिए लेता है, कि अभी काम चल जाए, बाद में थोड़ा अगर इंटरेस्ट के साथ भी देना पड़ जाएगा तो कोई बात नहीं। तो भले हम लोग को 49 मिले और बैंक में 2 महीने बाद 50-50 जमा करने पड़ेंगे, तो क्या हुआ, अभी तो हम लोग का काम चल जाएगा ना। तो इसको बोलते हैं एकोमोडेशन बिल। इसको क्या बोलते हैं, तो जो विदाउट एनी कंडीशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है
है ना, स्पॉन्सर्ड बिल भी कहते हैं इसको, या काइट बिल भी कहा जाता है, दो तीन नाम है, लेकिन आपके कोर्स में ये है नहीं, लेकिन थ्योरी आ सकती है, एमसीक्यू आ सकता है कमोडेशन बिल किसको कहते हैं, वरना देखो आपके कोर्स में खुद ही लिखा हुआ है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है, लेकिन क्या, एक्सक्लूडिंग एकोमोडेशन बिल एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ बिल। तो ये दो चीजें हम लोग को नहीं पढ़नी, वरना ये चैप्टर जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो इंटरमीडिएट में भी है और उसमें ये दोनों भी रहेंगे, ठीक है, तो इसकी लाइन लेंथ बढ़ जाएगी चैप्टर की। तो वैसे ही एकोमोडेशन बिल आपके में नहीं, तो इससे एमसीक्यू जल्दी नहीं बनाएगा, ठीक है, वरना इसको स्पॉन्सर्ड बिल कहते हैं, जहां पे एक दूसरे की हेल्प के लिए बिल लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद दो बिल और बच गए हैं, डिमांड बिल और यूसेंस बिल, ठीक है। तो देखो बेटा, यूसेंस का मतलब यूसेज, जहां पे एक गिवन फिक्स टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट करना होता है उसको क्या बोलते हैं, यूसेन बिल, और जहां पे ऑन डिमांड पेमेंट करनी होती है उसको क्या बोलते हैं, डिमांडेड बिल, जहां फिक्स टाइम नहीं रहेगा। इसमें ये बात होगी कि हमने बिल लिख दिया और लिख दिया कि भैया जब मन करेगा तब पैसा मांगेंगे, तुम्हें देना पड़ेगा, मतलब जब हम डिमांड करेंगे तब तुम हमें दे देना। तो ये बिल प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम चलते हैं, वरना आदमी कहेगा भैया आज सामान बेच रहे हो और तुम करो जब मन करेगा मांग लेंगे, और तुम्हारा मन 2 मिनट बातें करने लगे तो मन का क्या है, 2 मिनट बाद भी मन कर सकता है, 5 मिनट बाद भी मन कर सकता है। अब ऐसे तो बात हो रही 2 महीने बाद देने की, और तुम्हारा मन कहे तो कल कर रहा हमारा मन, अब दो, तो अब क्या करेंगे, उसमें लिख दिया कि डिमांड नन पे करना, तो आपको पे करना पड़ जाएगा। तो इसलिए जो ड्रॉई रहते हैं वो जल्दी डिमांड बिल को एक्सेप्ट नहीं करते, कहते भाई इसमें तो क्लैरिटी नहीं है, आप कभी मांग सकते हो, हम तो फंस जाएंगे। बात समझ लो, हम कहां से लाएंगे 2 दिन के अंदर पैसा, तो इसलिए ये वाला बिल जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो प्रैक्टिकल लाइफ में टाइम बाउंड वाले चलते हैं, ये वाले चलते नहीं। लेकिन आपको नॉलेज के लिए तो भाई समझ के चलना कि भाई है मार्केट में कोई एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है, तो ये होता है। जैसे ऐसे एग्जाम्पल बताते हैं, जब किसी दोस्त दोस्त को पैसे की जरूरत होती है तो फोन करेगा तुमको या हमको, कहेगा भाई दे दो 2,000 रुपए 5,000 रुपए, तो तुम कहोगे वापस कब करेंगे, तो कहेगा अरे भाई जब कहोगे तब वापस कर देंगे, उसमें क्या है, मतलब वो ऑन डिमांड वापस करने के लिए रेडी है। लेकिन जब मांगो तो टरका देता है कि भाई आज है नहीं, कल है नहीं, अभी नहीं आया, साल साल 2-2 साल बीत जाते हैं, पैसा नहीं आ पाता है। दोस्ती व्यवहार में इससे तो पैसा फंसा पड़ा रहता है। सोच पा रहे मेरी बात को, तो इसलिए ऑन डिमांड जल्दी कोई एक्सेप्ट नहीं करता है उसको, जिसको पैसा लेना होगा वो इस बात के लिए मानता नहीं है कि भैया ऑन डिमांड कैसे, डिमांड करेगा आदमी डिफॉल्ट कर जाएगा, देगा नहीं। अब दोस्ती में क्या होता है, कोई बिल तो लिखवा नहीं रहे होते, इसलिए वो गद्दारी करता है, यही कहते हैं रिटर्न में लिखवाएंगे कि जब मैं पैसा मांगूंगा तब तुम दे दोगे, स्टैम्प करवाएंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूरा प्रॉपर बनाएंगे, तब वो मुकर जाएगा कि भाई ऐसा नहीं, कभी मांग लोगे तो हम तो फंस जाएंगे, मतलब तुम लीगल एक्शन ले लोगे हमारे ऊपर, तो फिर वो मुकर जाता है, कहता नहीं भैया बिल नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा करते हैं टाइम बाउंड कर लेते हैं, लिख दो इसमें कि 2 महीने बाद हमें पैसा देना, तो कम से कम 2 महीने तो हम थोड़ा तसल्ली से घूमेंगे कि पैसा 2 महीने बाद देना, 2 महीने में इंतजाम बना के दे देंगे, ठीक है। तो आई थिंक समझ पा रहे होगे। अब यहां देखो एक डिफरेंस लिखा हुआ है, ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल, अभी आप समझ गए हो। ट्रेड बिल बिजनेस में लिखे जाते हैं जब कोई सामान खरीदता बेचा जाता है, जबकि जो एकोमोडेशन बिल होते हैं वो फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिखा जाता है जब पैसे की नीड होती है 2 पर्सन को, ठीक है। तो ये लैंग्वेज याद रखनी, यहां से एमसीक्यू बना जाता है। एकोमोडेशन बिल क्या होते हैं, ड्रॉन टू हेल्प समवन इन नीड ऑफ फाइनेंशियल, तो जब किसी को पैसे की जरूरत होती है तो उसकी नीड को पूरा करने के लिए एक बिल लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड क्या, एकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल में हमेशा डेफिनेट कंसिडरेशन रहता है, मतलब जैसे अब बिल आपके ऊपर लिख रहे हैं तो कोई सामान खरीदा है ना आपने, तभी तो बिल लिखवा रहे हो, जबकि इसमें क्या होता है कोई कंसिडरेशन नहीं रहता है, ठीक है। कुछ मस्जिद से हमसे खरीदा नहीं तब भी इनके ऊपर बिल लिखे दे रहे थे, देख रहे हो तुम, तो क्या है कोई कंसिडरेशन नहीं। ट्रेड बिल क्या है, एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट, एक उधार देने का तरीका है, ठीक है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार, एक्सटेंशन का मतलब टाइम पीरियड, ठीक है। जबकि एकोमोडेशन बिल में कुछ उधारी वाला मैटर नहीं रहता है। ट्रेड बिल में जब आपके पास पैसा आएगा, प्रोसीड का मतलब क्या होता है, जब पैसा आपके पास आएगा तो उस पैसे को होल्डर ही रखता है। अगर मान लो मैंने बिल को डिस्काउंट कराया, नॉर्मल बिल हुआ, श्याम वाला बिल हुआ ओरिजिनल, 20,000 का बिल श्याम के ऊपर लिखा था, उसको बैंक से डिस्काउंट करा के लाएंगे तो पैसा हम रखेंगे ना,
लेकिन एकोमोडेशन बिल में पैसा बांटा जाता है, थोड़ा आदमी ड्रॉर रखेगा, थोड़ा क्या रखेगा, ड्रॉई रखेगा। वही देखो बात बता रहा है। एकोमोडेशन बिल को जब डिस्काउंट कराया जाता है तो प्रोसीड मतलब जो पैसा आएगा वो दोनों पार्टी क्या करती हैं, बांटती हैं थोड़ा थोड़ा। तो कि पैसे की नीड दोनों को होती तभी आदमी काम करता है, वरना मान लो खाली मिस्त्री जरूरत है पैसे की, तो हम कहेंगे हमें हमें क्या मतलब, तुम्हारी जरूरत अपना देखो जाके कैसे करो। दोनों की जरूरत होगी तो आदमी दोनों सलाह मशवरा करेंगे, तब तरकीब निकाली जाती है कि लाओ बिल लिख दिया जाए। बैंक को पता भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लीगल वो बिल ही माना जाता है और पैसे बैंक रिकवर कर लेगा ड्रॉई से फिर। ठीक है, उस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि ट्रेड बिल है एकोमोडेशन बिल। फिर अगर बिल डिसऑनर हो जाए नॉर्मल वाला, तो उसकी इजीली रिकवरी हो सकती कोर्ट के थ्रू। एकोमोडेशन बिल की सबसे खराब बात ये है, केस नहीं कर सकते। इसलिए जब छोटे छोटे अमाउंट होते हैं तब तो भले एकोमोडेशन बिल आदमी एक्सेप्ट कर ले, बनवा ले, अदरवाइज बड़े बड़े अमाउंटों में ये सब नहीं चलता है कि मिस्टेक 2 करोड़ की जरूरत हम बिल लिख दें। 1,000 2,000 5,000 तक का होगा तो आदमी चला लेगा। जब करोड़ों रुपए का होगा तो एकोमोडेशन बिल नहीं लिखेगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी हो नहीं पाएगी तो वसूली कैसे हो पाएगी। एक आदमी गद्दारी कर दी इसको ही तो काम लग जाएगा दूसरे आदमी का। बात समझ लो। तो इसलिए एकोमोडेशन बिल प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल नहीं चलते। प्रैक्टिकल लाइफ में तो आजकल बिल भी नहीं चलते हैं। क्या अगर हम बिल लिखें तुम एक्सेप्ट करोगे, इससे अच्छा क्या चुपचाप चेक बना के दे दो, पीडीसी। इसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। क्या बोलते हैं? तो आजकल का जमाना है पोस्ट डेटेड चेक का। आदमी कहता है भाई पैसे 2 महीने बाद देना है, एक चेक काटो 2 महीने बाद की डेट डाल देना, काम खत्म हो गया। क्योंकि 2 महीने बाद की डेट डाली तो बीच में पैसा नहीं ले सकते, जब डेट आ जाएगी उसके बाद ही चेक लगा सकते हैं बैंक में हम लोग। तो लीगल राइट भी कब क्रिएट होगा? 2 महीने बाद। तो आदमी कहता है भाई पीडीसी दे दो काम खत्म हो जाए। तो चेक एक लिखने का झंझट आजकल की लाइफ में कोई नहीं करना चाहता, लेकिन कोर्स में पढ़ा हुआ है तो पढ़ना आपको पड़ेगा। 2 MCQ आते हैं इसके एग्जाम में, 4 नंबर दे के जाएगा भाई। अब जब बिल लिखा जाता है, ठीक है, तो इस बिल को छोड़ के, कौन सा? डिमांड बिल को छोड़ के बाकी सारे बिल में 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। क्या मिलता है? 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। ठीक है, कितने दिन का? 3 दिन का ग्रेस मिलता है। लेकिन ये ग्रेस किस में नहीं मिलता है? कौन से बिल में नहीं मिलता है? डिमांड बिल में। तो डिमांड बिल को छोड़ के, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड होंगे इनमें कोई टाइम नहीं मेंशन होता है और ऐसे में कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता है। बाकी सारे बिल में क्या होता है? 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। ठीक है, तो ग्रेस पीरियड होता है 3 दिन का। अब मान लो, सपोज कर लो, कोई बिल लिखा जा रहा है कब? मान लेते हैं 1 जनवरी 25 को। ठीक है, जब बिल लिखा जाता तो उसको बोलते हैं बिल डेट या डेट ऑफ बिल। तो बिल कब लिखा गया है? 1 जनवरी 25 को। और ड्यूरेशन जो है यानी पीरियड जो है वो लेट से 2 महीना है। तो बताओ इसकी ड्यू डेट क्या आ जाएगी? ड्यू डेट ऑफ बिल क्या हो जाएगी? 3 मार्च नहीं हुआ। देखो वैसे देखो तो 1 मार्च हो रही है, अब उसमें 3 दिन जोड़े जाएंगे। अब एक में 3 जोड़ोगे तो 4 मार्च हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी ड्यू डेट क्या हो गई? तो पहले क्या है, इसमें आप समय जोड़ देते हो। अब 1 जनवरी में 2 महीना जोड़ोगे तो 1 मार्च आ हुआ, और 1 मार्च में 3 दिन और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 4 मार्च 25। समझ गए? चलो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। मान लो एक बिल लिखा गया है 1 जनवरी 25 को, 3 महीने के लिए। तो इसकी ड्यू डेट क्या आएगी? 4 अप्रैल हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, मान लो 1/1/25 को बिल लिखा गया है और इसमें जो पीरियड ऑफ बिल है वो है 30 दिन। कितने दिन है? तो अब बताओ ड्यू डेट ऑफ बिल क्या होगा? अब 3 तारीख आएगा।
तो इसका मतलब 1 महीना अलग होता है, 30 दिन अलग होता है। अगर दिन है तो दिन में जोड़ोगे। जैसे यहां देखो तो 2 महीना था तो सीधा इसमें 2 जोड़ दो तो आ गया 1 दिन, और 3 दिन ग्रेस के डेज में जोड़ दो, आ गया 4 मार्च। लेकिन यहां बिल कितने का लिखा जा रहा है? 1 महीना नहीं जोड़ोगे, दिन जुड़ेंगे। 1 में अगर 30 दिन जोड़ोगे तो 31 जनवरी आ रहा है। अब 3 दिन ग्रेस के दोगे तो 31 को छोड़ो, अगले 3 दिन काउंट करना, 1 2 3, बिल का अमाउंट क्या हो जाएगा? 3 मार्च। तो इसका मतलब दिन होगा तो दिन के हिसाब से कैलकुलेशन चलेगी, और अगर महीने होंगे तो महीने के हिसाब से। ग्रेस 3 दिन का दिन में ही मिलेगा, ठीक है। तो हिसाब से कैलकुलेशन होती है। एक आधा एमसीक्यू इस पे बना देता है कि आप ड्यू डेट ऑफ बिल निकालो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी को यहां एक्सप्लेन किया गया है। मान लो एक बिल लिखा जा रहा है कब? 4 मई को, कितने महीने के लिए? तो बताओ ड्यू डेट क्या निकल के आएगी? 4 मई है तो 4 जून, 4 जुलाई, 4 अगस्त, और 4 अगस्त में 3 दिन जोड़ दो, 7 अगस्त। तो ये समझा रहा है, ठीक है। ऐसे ही मान लो एक बिल लिखा गया 5 जून को, कितने दिन के लिए? चलो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? 5 जून को बिल लिख रहा है, वो भी 65 दिन के लिए। अपना दिमाग लगाओ और ड्यू डेट बताओ। आसपास नहीं, एग्जैक्ट चाहिए भाई। ऑप्शन है 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त। ऑप्शन जो मान लो हम दे रहे हैं इसका एमसीक्यू में, वो 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त दे रहे हैं। अब देखो दिन बहुत ज्यादा है तो कैसे दिमाग लगाया जाता है। बिल कब लिखा गया है? 5 जून को। तो पहले सोचो कि जून में और कितने दिन बचे होंगे। जून कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। 5 तारीख को तो बिल लिखा जा रहा है, तो 25 दिन और बचे होंगे। तो इसमें से 25 दिन तो जून में चले जाएंगे, और फिर क्या आ जाएगा आपके पास? और ये समय कितना हो गया? 25 दिन इसमें कट गए, कितने दिन बचे अब? 40। जून के बाद आता है जुलाई। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। अगर 31 माइनस कर देंगे तो जुलाई भी कट जाएगी, और 9 दिन आ जाएंगे कहाँ जुलाई के बाद? अगस्त में। तो आ गया 9 अगस्त ना। और 9 अगस्त में 3 दिन ग्रेस पे जोड़ दो, तो 9 3 कितना होता है? 12। तो आंसर क्या आ गया? 12 अगस्त। सोच पा लो ना। तो इस हिसाब से दिमाग लगा के निकालना होता है। तो इसकी ड्यू डेट क्या आ गई आपकी? 12 अगस्त। फिर एक बात है कि अगर मेच्योरिटी डेट, मतलब ये वाली डेट, ग्रेस जोड़ने के बाद जो डेट आती है उसको क्या बोलते हैं? मेच्योरिटी डेट या फिर ड्यू डेट। चाहे ड्यू डेट बोले चाहे क्या बोले हम लोग, मेच्योरिटी डेट। तो अगर मेच्योरिटी दिन के दिन कोई छुट्टी पड़ जाए, नेशनल हॉलीडे पड़ जाए, क्या पड़ जाए? नेशनल हॉलीडे पड़ जाए, 26 जनवरी पड़ गई, 15 अगस्त पड़ गया, तो फिर एक दिन प्रिसीडिंग लेते हैं। तो मेच्योरिटी डेट क्या हो जाएगी? प्रिसीडिंग डेट। जैसे यहां देखो क्या है कि मान लो ड्यू डेट फॉल कर रही 26 जनवरी को, तो ड्यू डेट क्या माना जाएगा? 25 जनवरी। 15 अगस्त को आ गया तो 14 अगस्त। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे पड़ जाए, इमरजेंसी में हॉलीडे पड़ना, युद्ध छिड़ गया पाकिस्तान से, आज छुट्टी डिक्लेयर कर दी गवर्नमेंट ने, तो ये इमरजेंसी हॉलीडे। कोई निपट गया सरकारी आदमी, जैसे अभी देखो तो अजीत पवार साहब निपट गए हैं कल, है ना। हाँ, प्लेन के क्रैश में तो सीएम थे ये, तो हो सकता है इनके जो प्रदेश हो तो वहां एक आध दिन की छुट्टी डिक्लेयर कर दी जाए। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर सक्सीडिंग डे। इमरजेंसी डे में क्या होता है फिर? सक्सीडिंग। सक्सीडिंग का मतलब आगे आने वाला वक्त, ठीक है। तो इमरजेंसी डे हो जाती है तो फिर आफ्टर 1 डे लिया जाता है। यानी 25 जुलाई को बिल का ड्यू डेट आ रहा था, और 25 जुलाई को क्या हो गई है? इमरजेंसी में हॉलीडे। तो फिर कब? 26 जुलाई। तो नेशनल हॉलीडे में एक दिन पहले और इमरजेंसी हॉलीडे में एक दिन। ध्यान रखना है सब बातें, एमसीक्यू बनेंगे। फिर बहुत ही ध्यान से बात को समझना। जो हमने सबसे पहले एग्जांपल बताया था कि हमने किसके ऊपर बिल लिखा था? श्याम के ऊपर। हमने किसके ऊपर बिल लिखा था? बिल तो एक ही है ना। इस बिल के एवज में देखो तो हमको पैसा मिलना है, तो ये मेरे एंगल से कहोगे तो इसको बोलते हैं हम लोग बिल रिसीवेबल, यानी इस बिल से पैसा रिसीव होगा।
और श्याम के एंगल से बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल, क्योंकि इस बिल के एवज में श्याम बाबू को पैसे देने। तो जितने बिल ऐसे होते हैं जिनसे हमें पैसा मिलना है उनको एसेट साइड लिखा जाता है बैलेंस शीट में, क्योंकि इससे पैसा मिलेगा। और श्याम इस बिल को कहां दिखाएंगे, अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि उनको पैसा देना है। यही बात इंग्लिश में लिखी, पढ़ लो कि जो पर्सन बिल को ड्रॉ करता है उसको वो पैसे लेने होते हैं, तो उसके एंगल से क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल। और बिल रिसीवेबल कहां दिखाया जाता है, एसेट साइड और बैलेंस शीट में। ठीक है, जिस आदमी को बिल के एवज में पेमेंट करनी होती है उसको बोलते हैं बिल्स पेबल, और उसको कहां दिखाया जाता है, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में। तो ये बात समझ गए होगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक आ रहा है क्या बेटा, डिसऑनर ऑफ बिल। अब समझना, अगर मैंने श्याम के ऊपर 2 महीने का बिल लिख दिया है तो 2 महीने बाद या तो बिल दिखाने में श्याम बाबू पैसा दे देंगे और या तो कर जाएंगे गद्दारी, पैसा नहीं देंगे। अगर पैसा श्याम ने दे दिया तो इसको बोलते हैं ऑनर ऑफ बिल, मतलब बिल का सही सलामत पेमेंट मिल गया। और अगर श्याम ने पैसा देने से मना कर दिया या श्याम घर में ताला बंद करके कहीं भाग गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, फोन स्विच ऑफ है, ठीक, किसी भी वजह से पेमेंट नहीं हो पाई, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिसऑनर ऑफ। ऐसे में जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो फिर इसकी सूचना देनी पड़ती है कोर्ट को कि हमने भाई एक सामान बेचा था श्याम को 20,000 रुपए का, और आज जब ड्यू डेट आई है तो श्याम नहीं मिल रहे हैं या श्याम पैसा देने से मना कर रहे हैं। तो कोर्ट को पता चलेगा कि एक आदमी इसमें गद्दारी कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप बाद में लीगल एक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए कोर्ट में जाना पड़ता है और वहां नोटरी कराना पड़ता है, मतलब नोट कराना पड़ता है रजिस्टर में। ठीक है, तो इसके कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं जो बहुत मिनिमल होते हैं, 20-30 रुपए वो दे दिए जाते हैं। और बाद में ये 20-30 रुपए भी वसूलेंगे किससे, श्याम से, क्योंकि इन्हीं तो गलती है पैसा ना मिलना। तो अगर मान लो 20,000 का बिल है और सपोज करो नोटिंग चार्ज में 100 रुपए लग गए, तो अब श्याम से हम 20,100 लेने का राइट रखते हैं। समझ गए, एक बार पढ़ लो इसको, समझ में आ जाएगा ये सारी बातें, एमसीक्यू इससे बन जाएंगे। पढ़ लिया तो समझ गए बेटा, बहुत बढ़िया। अब बिल की एंट्री क्या होती है और कैसे होती हैं, तो देखो बेटा, जब बिल लिखा जाता है, वैसे एंट्री पिंट्री से जल्दी एमसीक्यू नहीं बनाता है, तो ऐसा करते हैं पहले बाकी एमसीक्यू कर लेते हैं फिर एंट्री में आते हैं हम लोग। ठीक है, एंट्री पिंट्री से इतनी जल्दी बनाता नहीं है, तो अभी एंट्री पिंट्री हम लोग देखेंगे, चिंता मत करो, पहले थ्योरी वाला पोर्शन समझ लेते हैं सारा। एक टॉपिक इसमें आता है रिटायरिंग ऑफ बिल। क्या बोलते हैं, अगर ड्यू डेट से पहले भी कोई पैसा दे दे चाहे तो दे सकता है। तो जब ड्यू डेट से पहले कोई पैसा देता है उसकी मेच्योरिटी क्या हो जाती है, ड्यू डेट से पहले। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने 10 दिन का समय मांगा और हो सकता है 4 दिन बाद उसको पैसा आ जाए, 4 दिन बाद आके दे सकता है तुमको, अपना बिल पकड़ा दो, पैसा ले लो, क्या दिक्कत है। तो ऐसे में थोड़ी छूट देनी पड़ती है, क्योंकि पैसा तो उसको 10 दिन बाद देना था, पैसा वो आपको 4 दिन बाद दे रहा है, मतलब 6 दिन पहले दे रहा है, तो थोड़ा सा डिस्काउंट दो उसको। उस डिस्काउंट को हम लोग रिबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो अगर मेच्योरिटी से पहले कोई पैसा देता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिटायरिंग ऑफ बिल। टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, रिटायरिंग ऑफ बिल। तो रिटायरिंग ऑफ बिल का मतलब क्या हो गया कि ड्यू डेट से पहले भुगतान कर देना, अंडर रिबेट, रिबेट का मतलब डिस्काउंट। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे। एक बार इसको पढ़ो, अभी इंटी पिंटी नहीं देखनी, अभी हमें थ्योरी समझनी है सारी कि मतलब क्या होता है। तो सम टाइम एक्सेप्टर ऑफ बिल डिजायर टू मेक द पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। इफ अगर वो ऐसा करता है
तो उसको क्या देनी पड़ती है, थोड़ी सी रिबेट या डिस्काउंट देनी पड़ती है। रिबेट क्या है, एकदम डिस्काउंट के जैसा है। अब उसको जितने दिन पहले पेमेंट कर रहा होगा उतने दिन का उसको डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, जैसे अपने वाले एग्जांपल में 6 दिन पहले पैसा दे रहा था, तो डिस्काउंट कितने दिन का देंगे, 6 दिन। निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, वो अब बात का काम। अभी समझना था कि भाई रिटायरमेंट ऑफ बिल होता क्या है। एक होता है बेटा टॉपिक रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल में क्या होता है कि अगर मान लो बिल डिसऑनर हो जाए या डिसऑनर ना भी हो, उससे पहले ड्रॉई आ गया और कहने लगा कि भाई साहब पैसा तो आपको देना था लेकिन अभी पैसा नहीं हो पा रहा है। तो उसने हाथ पैर जोड़े आपके और क्या कहा कि भाई इस बिल को कैंसिल कर दो और एक नया बिल लिख दो, आज से 4 महीने बाद का या 6 महीने बाद का या 10 महीने बाद का, जो भी समय मांगना चाह रहा है, मतलब फिर से एक और समय आपसे मांगा जा रहा है। तो फिर ऐसे हालात में पुराने बिल को हम क्या कर देते हैं, रद्द कर देते हैं और एक फ्रेश बिल उसके ऊपर देते हैं। लेकिन फ्रेश बिल में फ्रेश टाइम ले रहा है हमसे 2 3 4 महीने का। तो जब फ्रेश बिल लिखा जाता है तो अगले 2 3 4 महीने का जो समय आपसे मांग रहा है उसका ब्याज भी लेंगे। लेट हो रहा है ना भाई। तो अगर मान लो कहता है भाई 6 महीने बाद का नया बिल बना दो, तो 6 महीने का ब्याज कौन देगा, वही देगा। अब एक काम है, या तो ब्याज नकद दे दे तो बिल वही बनाएंगे पुराने वाले अमाउंट का, और ब्याज अगर नकद नहीं देगा तो ब्याज का पैसा भी नए बिल में जोड़ के नया बिल बना देंगे। ये सब चीजें होती हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिन्यूअल ऑफ। एक बार पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट हमेशा रिन्यूड पीरियड का निकाला जाएगा। रिन्यूड पीरियड का मतलब नए पीरियड। पढ़ लिया बेटा, तो ये भी समझ में आ गया। इसके बाद एंटी पेंटी भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो अभी इस चैप्टर का हमने अगर जनरल एंट्री वाला पार्ट छोड़ दें, कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ दें, तो बाकी सारी थ्योरी ऑलमोस्ट हमने समझ ली, कंप्लीट कर ली। बहुत बढ़िया। अब आओ पहले इसके सवाल कर लेते हैं कि कैसे कैसे सवाल दे रखे हैं और उनको कैसे लगाया जाएगा। तो इसके सवाल ज्यादातर सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, जिनकी शुरुआत हुई है कहां से, 31 से। तो मैं बस 2 मिनट में वापस आ रहा हूं, तब तक एक बार इन सवालों को आप देख लो। किताब है आपके पास तो आप फटाफट सवाल देख लो, फिर हम आके डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट में। जिसके पास करेक्ट टाइम
तो आओ डिस्कस कर लेते हैं बेटा इसके आंसर्स। तो पहला है पर्सन देन द ओरिजिनल क्रेडिटर टू हुम अमाउंट इज बेल। तो ओरिजिनल क्रेडिटर मतलब, क्रेडिटर्स का मतलब होता है जो पैसा देता है या सामान बेचता है, सो क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडिटर। जिसको सामान बेचा जाता है वो क्या हो जाता है, डेटर हो जाता है। तो क्रेडिटर्स का मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो ड्रॉर हो गया यहाँ। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को पैसे मिलते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, बताओ, पे। ओरिजिनल क्रेडिटर्स के अलावा किसी को अगर अमाउंट मिल रहा है बिल का तो क्या हो जाएगा, पे। फिर अगला देखो भाई क्या है, पेमेंट ऑफ बिल किसको मिलता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। मतलब ड्यू डेट को जो बिल होल्ड करेगा उसको क्या बोलेंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स। बिल का पैसा हमेशा उसी को मिलेगा। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब अभी समझे थे क्या, मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। 34 वाले में क्या होगा, 34 में, एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग ऑफ बिल एक्सेप्टेड डेबिट। अब देखो ये जनरल एंट्री से सवाल बन रहा है, तो अभी एंट्री डिस्कस करेंगे, वापस आके दिखा देंगे आपको, चिंता की कोई बात नहीं है। फिर 35 वाले का आंसर बताओ क्या होना चाहिए, पार्टी हु इज ऑर्डर टू पे अमाउंट इज नोन एज। जिसके ऊपर ऑर्डर किया जाता है कि आप पैसा दोगे, सो क्या बोलेंगे, ड्रॉई। 36 वाले का सही आंसर क्या होना चाहिए, कि बिल को इस तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। बिल की डिस्काउंट करा सकते हैं, ये काम होता है। बिल को अपने पास रिटर्न रख सकते हैं, बिल को इंडोर्स कर सकते हैं, बिल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय कर दोगे तो पैसा ही नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर बिल रिसीवेबल बुक किसका पार्ट होती हैं, बताओ किसका पार्ट होती हैं। देखो एक आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग में बचपन में 11 12 में, सब्सिडरी बुक्स पढ़ा था, याद है, सब्सिडरी बुक्स। जिसमें कैश बुक आती थी, बैंक बुक आती थी, बीआर बुक आती थी, बीपी बुक आती थी, परचेज बुक आती थी, सेल बुक आती थी, परचेज रिटर्न बुक आती, सेल रिटर्न बुक आती है। ये जितनी भी ये सब्सिडरी बुक्स होती हैं, ये हमेशा जर्नल का पार्ट होती हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जर्नल एंट्रीज पास होती हैं, सब्सिडरी बुक्स बनती हैं, और इन दोनों की हेल्प से लेजर बनते हैं। तो जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं, जितनी भी बुक्स होती हैं, वो सब किसका पार्ट होती हैं, जर्नल का। अभी पहला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको आइडिया भी लग जाएगा, अगर आपने पहले सही से नहीं पढ़ा है तो, और पहले से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। उसमें टेंशन ना लो। हाँ बेटा, इसके बाद 38 वाले में देखो, 30,000 रुपए का सामान बेचा जा रहा है, आधा पैसा तो बाबूजी ने नगद दे दिया है, और बैलेंस का क्या लिख रहे हैं, बिल। तो बताओ बिल कितने का बनेगा, ये तो 1.5 लाख, एकदम सिंपल हिसाब किताब है कि भाई 3 लाख का सामान बेचा जा रहा है, आधा नगद दे रहे हैं, तो बचे हुए अमाउंट का ही बिल लिखा जाएगा, जो कि कितने का हुआ, 1.5 लाख रुपए का हुआ। 39 का सही सोल्यूशन हो गया होना चाहिए, बिल जिसको इंडोर्स किया, जो बिल को इंडोर्स करता है, हु इंडोर्स द बिल, जो बिल को इंडोर्स करता है उसको क्या बोलते हैं, इंडोर्सर। फिर यहाँ पे कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाए, कौन सा डेबिट किया जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये जर्नल एंट्री से बन रहा है, अभी पढ़ लेंगे हम लोग। 41 वाले का सही सोल्यूशन बताओ, डेट ऑन विच पेमेंट ऑफ बिल, तो इसको क्या बोलते हैं, ड्यू डेट। 3,000 का बिल लिखा कुंतल ने श्याम के ऊपर, फिर कुंतल ने इंडोर्स कर दिया किसको, राम को, राम ने फिर इंडोर्स कर दिया किसको, रहीम को। तो पे ऑफ बिल कौन हुआ, रहीम। जिसके पास बिल है वही पे ऑफ बिल है, सिंपल। तो आंसर क्या हो गया, रहीम बाबू। 43 का सही सोल्यूशन क्या होना चाहिए, अगर कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ जाए तो प्रीसीडिंग डे आंसर हो जाता है। अगर, अच्छा चलो 44 का आंसर बताओ तो जाने। फोर्टी फोर का क्या होना चाहिए सही सोल्यूशन,
सी बताया जा रहा है 44 का। बताओ बेटा। क्या होना चाहिए सही सोल्यूशन, दिमाग लगाओ। ग्यारह होना चाहिए। 11 आना चाहिए बता रहे हैं। सी इज रॉन्ग आंसर। पहला तुम्हारा डाउट ये होना चाहिए था कि 30 दिन हम यहां से काउंट करेंगे या यहां से। तो कहां से काउंट कर रहे हो, 1 अगस्त से काउंट कर रहे हो या 8 अगस्त से काउंट कर रहे हो? क्यों? हमेशा ऐसा नहीं होगा। जब बिल में ये वर्ड लिखा रहेगा बिल आफ्टर साइट, तो हमेशा एक्सेप्टेंस से काउंट किया जाता है। इसी में अगर हम यहां तक का सवाल कर दें, मतलब इसको काट दें, अगर ये सवाल होता तो यहां से जोड़ा जाता। ठीक है, तो अगर बिल में क्या लिखा है आफ्टर साइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेप्टेंस जब होगा वहां से तारीख काउंट होगी। और अगर आफ्टर साइट नहीं लिखा है तो फिर जिस दिन बिल लिखा गया वहां से काउंटिंग करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो यहां से काउंटिंग करोगे। और कितने दिन का बिल लिख रहे हो? तो 8 अगस्त है ये। अब पहले सोचो कि अगस्त में कितने दिन बचे हैं। अगस्त कितने दिन का होता है? 31 दिन का। 31 में अगर 8 काट दें तो कितने दिन बच रहे हैं? 23। तो 30 में से 23 दिन तो चले जाएंगे अगस्त में, आ जाएगा 31 अगस्त। अब 30 में से अगर 23 दिन चले गए तो कितने दिन बचे? 7। तो वैसे आएगा 7 अगस्त। 3 दिन के ग्रोस के जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, अगस्त नहीं मतलब सितंबर। अगस्त बोल दिया गलती से, अगस्त तो कंप्लीट ही हो गया है। तो 31 अगस्त के बाद वैसे 7 सितंबर आ रहा था, 3 दिन के ग्रेस को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 10 सितंबर। ठीक है, तुम लोग 11 बता रहे थे, गड़बड़ हो रहा था एक दिन का हिसाब किताब। इसका बताओ क्या होगा भाई? 3 जुलाई को बिल लिखा जा रहा है, वो भी कितने दिन के लिए? 40 दिन के लिए। तो 3 जुलाई को बिल लिख रहे हो, जुलाई में भी 28 दिन बचे। जुलाई 31 का होता है। अब 28 दिन अगर जुलाई के काट दोगे तो बचेंगे 12 दिन। तो आ गया 12 अगस्त। 3 दिन के ग्रेस को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 15 अगस्त। लेकिन आंसर 15 अगस्त नहीं होगा, क्योंकि जब भी अगर छुट्टी वाला दिन पड़ जाए 15 अगस्त 26 जनवरी, तो एक दिन पहले चले आओ। 14 अगस्त इसका आंसर हो जाएगा। अब 2 सवाल बच गए हैं। एक ये सवाल है जनरल एंट्री से बेस्ड, और एक ये सवाल है जनरल एंट्री से बेस्ड। तो यहां जनरल एंट्री आपको समझनी पड़ेंगी और उससे ये सवाल निकल के आ पाएंगे। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से बात को समझना तो आपको एंट्री समझ में आएंगी। जब बिल लिखा जाता है, ठीक है, एक हो गया क्या, बिल ड्रॉ करना, और दूसरी पार्टी उसको क्या करेगी? बिल एक्सेप्ट करेगी। तो फिर ड्रॉर एंट्री बनाएगा। ठीक है, बिल ड्रॉ एक्सेप्ट करने की, ये है ड्रॉर की बुक्स, ये है ड्रॉई की बुक्स। ये है ड्रॉर की बुक्स और ये क्या है? ड्रॉई की बुक्स। तो जब बिल लिखा जाता है तो बिल हमेशा क्या होता है? लिखने वाले के एंगल से एसेट होती। बीआर हमेशा क्या होता है? एसेट। तो ये इंटी पास करते हैं, एसेट हमेशा क्या होती है? डेबिट। तो इंटी पास होती है क्या? बीआर अकाउंट डेबिट टू, जिसके ऊपर बिल लिखा जा रहा है। लेट से मान लो ये एक्स है और ये क्या है? वाई। तो क्या लिखा जाएगा? 2y। ये बिल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक्स डेबिट टू बिल। ये तो बिल लिखने और ड्रॉ करने की एंट्री बन गई। ठीक है, बिल लिखने की हो गई और ड्रॉ करने की एंट्री हो गई। फिर इसके बाद अगर समय से पैसा दे दिया, टाइम पे पैसा दे दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑनर ऑफ बिल। समय पे बिल का भुगतान कर देना, ऑन टाइम मैच्योरिटी। तो बिल का पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो एंट्री पास हो जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट, पैसा किसका मिल रहा है? बिल का। भले वाई दे रहे हैं उससे मतलब नहीं, हमें बिल का पैसा मिल रहा है। और ये पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब अगर बिल का पेमेंट बिफोर मैच्योरिटी हो जाए, जिसको आप क्या कहते हो? रिटायरिंग ऑफ बिल,
तो यही एंट्री होगी, बस थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, और इनको डिस्काउंट देना पड़ेगा, और जो डिस्काउंट देता है उसके लिए नुकसान है, नुकसान हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो यहाँ कैश के साथ में रिबेट आ जाएगा और बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। यहाँ भी कैश के साथ क्या हो जाएगा, जहां कैश रहता है हमेशा डिस्काउंट की खास बात है, जिधर कैश रहता है डिस्काउंट हमेशा उधर आएगा। डिस्काउंट लिख दो, रिबेट लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इतनी बात अगर समझ गए हो तो ये पहला वाला एमसीक्यू हो जाएगा आपका, ये वाला। अब इसका आंसर बताओ कि जब बिल की रिटायरिंग होगी तो जो बिल का एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर कौन हुआ, ड्राई। तो ये जो एंट्री पास करते हैं इसमें किस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो गया इसका, बिल्स पेबल अकाउंट। समझ रहे हो, एंट्री पता होगी तभी जवाब बता पाओगे, एंट्री नहीं पता होगी तो कुछ नहीं बता पाओगे। हाँ ये नोट करो यहां तक कि फिर आगे की एंट्री बता रहे हैं आपको। हाँ बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। इस हाँ रुक गए हैं 2 मिनट, ऐसा क्या है। अगला है डिसऑनर ऑफ बिल। या इसको ऐसा करना है, इसको बंद ही कर देना, इस टेबल को, इस टेबल को यहीं बंद कर देना, लॉक कर दो, ठीक है। फिर हैंड डालो बेटा डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल में अलग अलग केस में अलग अलग एंट्री होती, ठीक है। तो इसमें 3 केस बन सकते हैं। इफ बिल इज retained by drawer till maturity, अगर बिल किसके पास हो, ड्रॉर ही अपने पास रखे, तो जब बिल डिसऑनर होता है,
ठीक है, तो फिर एंट्री बनती है ड्रॉई अकाउंट डेबिट। अभी आप किसकी बुक्स में समझ रहे हो, रुक जाओ बेटा, एक चीज और सुन लेना। अभी जो आप समझ रहे हो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, इससे पहले हेडिंग डाल देना इन द बुक्स ऑफ क्या, ड्रॉर। इनके यहां 3 केस होते हैं। अगर बिल रिटेन करके रखा होगा तो एंट्री हो जाएगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट और टू कैश अकाउंट, और यहां लिखा जाएगा नोटिंग चार्जेस, जो नोटिंग चार्जेस हम लोग पे करेंगे। मेनली आपको समझना है किसको आप डेबिट करोगे किसको क्रेडिट करोगे, मुद्दा इस बात का है। अमाउंट अमाउंट से सवाल नहीं बनते यहां पे अभी। केस 2, इफ बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। एंट्री किसकी बना रहे हैं हम लोग, एंट्री किसकी बना रहे हैं बेटा, डिसऑनर की। उनके केसेस हैं कि अगर बिल को डिस्काउंट करा चुके होंगे बैंक से तो अलग एंट्री बनेगी। एंट्री बनती है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट जो रहेगा वो बिल का अमाउंट तो रहेगा ही रहेगा, प्लस नोटिंग चार्जेस का अमाउंट जोड़ के एंट्री बनाते हैं। 20,000 का बिल होगा, 100 रुपए नोटिंग चार्जेस, तो 20,100 से एंट्री बनेगी। कितने से बनेगी, 20,100 रुपए से एंट्री बनेगी। और अगर बिल को इंडोर्स कर दिया है हमने, बिल इज इंडोर्स्ड, किसी आदमी का नाम लिख देते हैं किसको इंडोर्स कर दिया। मान लो उन्होंने बिल को इंडोर्स कर दिया किसको, सुंदर को, लेट्स से। तब हम अगर डिसऑनर की एंट्री बना रहे हैं तो एंट्री हो जाती है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सुंदर अकाउंट, और इसमें भी बिल का अमाउंट रहेगा प्लस नोटिंग चार्जेस रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, इन द बुक्स ऑफ क्या, ड्रॉई। ड्रॉई के बुक्स में एक ही एंट्री बनती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर। इन तीनों केस में देखो तो देखो एक चीज अच्छी है कि डेबिट हमेशा किसको करोगे, ड्रॉई को ही डेबिट किया जाएगा। और इसी का देखो यहां सवाल पूछा है 40 वाले में, देखो क्या पूछा है, ठीक है। अब यहां ड्रॉई का पूछा है तो आपको ड्रॉई का बताना है कि ड्रॉई के बुक्स में किसको क्रेडिट करोगे, ड्रॉर को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ड्रॉर। कि ड्रॉई के बुक्स में जब बिल डिसऑनर होता है, वो भी इंडोर्स करने वाला, कैसा भी बिल डिसऑनर हो, ड्रॉई के यहां तो एक ही एंट्री पास होती जो आपने पढ़ा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्रॉर। तो ये लिख लो। लिख ले बेटा, हटा दें, फिर इसको बंद कर देना फिर से। मतलब एक टॉपिक था ना डिसऑनर ऑफ बिल, उसमें ये सब पढ़ लिखा आपने। इसको बंद कर दो जिससे लगे कि हाँ ये टॉपिक का काम खत्म हो गया। अब जब बिल की डिस्काउंट कराई जाती, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इसमें जनरल एंट्री केवल पास होती है, जनरल एंट्री इज पास्ड ओनली
बुक्स ऑफ या ओनली इन बुक्स ऑफ ड्रॉर। बिल डिस्काउंट कराने की एंट्री किसके यहां पास होती है? केवल ड्रॉर के यहां, ड्रॉई की कोई एंट्री पास नहीं होगी। और इसकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक कुछ पैसा देता है आपका। डिस्काउंट या फिर डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर। इसमें लिखा जाता है बिल का अमाउंट, कितने का बिल था। इसमें लिखे जाते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, जितने बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लेगा। और इसमें आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर वाला अमाउंट। ठीक है। एक और टॉपिक है जहां से एंट्री बना सकता है, इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल। बिल किसी को इंडोर्स करना। तो जब आप बिल इंडोर्स करते हो तो भी ड्रॉई के यहां कोई एंट्री नहीं पास होती है। एंट्री पास होगी किसके यहां? ड्रॉर के यहां, जो बिल को इंडोर्स कर रहा होगा। और एक एंट्री पास होगी इंडोर्सी के यहां, जिसको बिल इंडोर्स किया जा रहा है। ठीक है। तो जब बिल आप दे दोगे किसी और को, लेट से ड्रॉर थे मान लो एक्स और इंडोर्सी कौन है? जेड। तो जब ये बिल देंगे जेड को, तो बिल इनके पास से जाएगा। और किसको दे रहे हैं? जेड को दे रहे हैं। तो जेड अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। इनके पास बिल आएगा तो एंट्री पास हो जाएगी बी आर अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो ये भी लिख लो, सवाल इनसे ही बना सकता है, तो ये भी लिखा रहेगा तो सही रहेगा। एक टॉपिक हो गया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एक हो गया क्या? इंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो बस यहां पे अपना टॉपिक खत्म हो गया और सारे सवाल लग गए। ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है? पास एग्जामिनेशन क्रैकर आपके पास है ही है, उनसे पास एग्जामिनेशन पेपर इस चैप्टर के लगाना है। और जो भी उनमें सवाल फंसेगा, जो नहीं लग पाओगे, आज पूरे कॉन्सेप्ट बन गए हैं, जो भी नहीं लग पाएगा कल क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। चलो यहां तक करो, बाकी कल मिलते हैं।